नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 29 साल है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। सबका यही कहना है कि अभिषेक पर तो खूब रंग चढ़ा है। आखिर क्यों न हो, मेरी पसंद की ही शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आए। उनके पीछे माँ भी थी। एक पल के लिए मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे। उनकी देखभाल करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था, ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा कार्यक्रम था जिसमें मैं थक गया था। पिताजी को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पिताजी ने मुझे देखते हुए कहा, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत जरूरी और लंबी बात करनी है। मैं चकित रह गया। माँ के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह घबरा गया। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। पिताजी मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ी तकलीफ होगी, मगर ये हकीकत है। पिताजी एक लंबी भूमिका बांध रहे थे। मैंने उन्हें देखते हुए फौरन कहा, आपको लंबी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। जो बात कहनी है सीधे कह सकते हैं। आप मेरे पिता हैं, आप आदेश दें, मैं आपके सामने वो हर चीज ला दूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर बोला था। पिताजी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली पत्नी तन्वी शादी से 5 दिन पहले हम दोनों के पास आई थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए और मैं हैरानी से पिताजी की बात सुनने लगा, क्योंकि वाकई ये मेरे लिए काफी चौंकाने वाली बात थी। भला तन्वी पिताजी के पास क्यों आई होगी? मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। अब तक जो भी फैसले लेने थे हम दोनों ने मिलकर तय किए थे, मगर अचानक तन्वी का पिताजी के पास आना मुझे हैरानी के सागर में डुबो चुका था। मैं कुछ और कहता उससे पहले ही पिताजी बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो कहना है कह लेना। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं पिताजी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने पिताजी को फटी आंखों से देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और तन्वी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसा कोई समझौता नहीं किया था। मैं मरते दम तक भी इस बात के लिए हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि ये बहुत ही गलत फैसला लग रहा था। मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है, उसकी परेशानियां भी अब तुम्हारी हैं, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने ही ये लड़की पसंद की है, तो अब ये सब चीजें तुम्हें ही संभालनी पड़ेंगी। मैं बिल्कुल चुप हो गया था। तन्वी ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की? मैं बस यही सोच रहा था। पिताजी ने मेरे कंधे को थपथपाया और चले गए, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया। तन्वी अपने ताऊ के साथ रहती थी। वो और उसकी छोटी बहन सोनम, जिसकी उम्र 17 साल थी, और वो मानसिक रूप से अक्षम थी। उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आता था। वो बचपन से ही ऐसी थी। ये बात मुझे अच्छी तरह पता थी। मुझे लगा था कि तन्वी जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी देखभाल उसके ताऊ करेंगे। मगर अचानक तन्वी का ये कहना कि वो अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेकर आएगी, ये बात मुझे चिंता में डाल रही थी। मेरे घर में सीमित कमरे थे। अगर अब तन्वी की बहन भी हमारे पास आ जाती तो वो कहाँ रहती? यही सोचकर मैं परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरा मोबाइल बजा। मैंने फौरन मोबाइल उठाया, क्योंकि तन्वी की कॉल थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोला, ये तुमने क्या बात कर डाली पिताजी से? वो मेरे पास आकर किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे बीच तो ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। मैं कुछ और कहता उससे पहले ही तन्वी बोली, मैं जानती हूँ अभिषेक, तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं उसे ताऊ के पास कैसे छोड़ दूँ? वो जवान है, मेरे अलावा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो कृपया मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो माफ करना, मैं ये शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बस यही एक शर्त है। ये कहकर उसने फोन रख दिया। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और इस तरह की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया। काफी देर तक मैं सिर पकड़कर यही सब सोचता रहा और फिर अचानक मेरी आंखों में एक चमक आई। कुछ सोचकर मैंने सिर हिलाया। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने मन ही मन एक बेहतरीन योजना बना ली। एक पल के लिए मुझे शर्म आई कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तन्वी से मैं प्यार करता हूँ और तन्वी सोनम से प्यार करती है, लेकिन मुझे अपना फायदा भी देखना था और इस मुसीबत से छुटकारा भी चाहिए था। मैंने तन्वी को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, मेरी जान,
तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है, इसीलिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये कहकर मैं बाहर आ गया। माँ पिताजी को भी मैंने इशारे से हाँ कर दिया। मैं सीधा चुपचाप अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ गया। घर में शोर शराबा हो रहा था, एक अलग ही रौनक का माहौल था। कोई बातें कर रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई खाना खा रहा था। सबकी अपनी अपनी जरूरत थी, जबकि मैं भी गहरी सोच में डूबा था। जल्द ही मैं बहुत आगे जाने वाला था। मुझे अपना भविष्य अब साफ नजर आ रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। 2 दिन कैसे गुजरे कुछ पता नहीं चला। आज मेरी शादी का दिन था। आज मैं तन्वी को ब्याह कर अपने पास लेकर आने वाला था, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे सोनम के आने की थी, क्योंकि जो मैं सोच रहा था अगर वो हो जाता तो मेरा बहुत फायदा होता। मैं बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा तो लड़की वालों ने बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं, चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। हमने भी ढोल नगाड़े बजाए, आसमान पर आतिशबाजी की। मैं तन्वी के ताऊ से मिला, वो मुझे लेकर स्टेज पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में अदा हो गईं और मेरी जिंदगी में तन्वी के साथ साथ सोनम भी शामिल हो गई। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैं तन्वी को पाकर तो खुश था, लेकिन ये खुशी किसी और बात की भी थी, जो हॉल में मौजूद किसी को पता नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही शोर उठा और मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी दुल्हन ने अपनी बहन सोनम का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा था। सोनम उस वक्त लाल जोड़े में थी, जो उसकी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। मेरी साली देखने वालों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अगर वो मानसिक रूप से ठीक होती तो लड़कों पर कहर बरपा देती। मैंने कई लड़कों को देखा जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, ये रंगरूप तो आना ही था। हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी पत्नी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। माँ ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की। इसके बाद मैं तन्वी का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर बढ़ चला। पीछे से सोनम भी उसके पीछे आई, लेकिन मेरी माँ ने उसे रोक लिया और मुझे इशारा किया कि तुम चले जाओ। एक पल के लिए तन्वी ने दरवाजे के पास रुककर सोनम को एक नज़र देखा, मगर वो बेहद मजबूर थी और मैं भी आज की रात कोई रियायत नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया। माँ भी तन्वी से कोई बात करता उससे पहले ही वो परेशान होकर बोली, आप बाहर जाकर एक बार अपनी माँ को बोल दें कि वो सोनम का ख्याल रखें। वो मेरे बिना नहीं रह सकती, परेशान हो जाएगी। वो कुछ और कहती उससे पहले ही मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ। मैं बाहर आया तो माँ सोनम से छोटी छोटी बातें कर रही थीं, जो वो सिर झुकाकर बता रही थी। मैंने माँ को अपनी तरफ आने का इशारा किया, वो तुरंत उठकर मेरे पास आ गईं। मैंने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखना इसकी बहन अंदर मुझे परेशान कर रही है। माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरा और प्यार से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। ये मेरे पास ही सो जाएगी, कल तक इसका भी कमरा तैयार कर देंगे। मैंने सिर हल्का सा हिलाया और अपने कमरे के अंदर आ गया। मेरी पत्नी परंपरागत दुल्हनों की तरह बैठी हुई थी। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। वो रात मेरे लिए मेरी सबसे हसीन रात थी। मैंने अपनी तमाम इच्छाएं पूरी की। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती थी। उसके लिए उसका ससुराल नया था। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और लाइट भी बंद थी, यानी तन्वी कमरे से बाहर गई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया, क्योंकि हमारे परिवार में ये रिवाज था कि शादी की सुबह दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे से बाहर निकलते हैं और यही चीज़ अच्छी भी लगती है। मुझे अचानक बेचैनी हुई और मैं फौरन कमरे से बाहर आया। सामने ही लिविंग रूम में तन्वी सोनम को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, जबकि सोनम उसे कोई बातें बता रही थी, जिस पर तन्वी खूब हंस रही थी। शुक्र था कि अभी कोई और नहीं उठा था, इसीलिए मैं फौरन उन दोनों के पास पहुंच गया। तन्वी मुझे देखते ही फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे परिवार में इस बात को बहुत बुरा माना जाता है। लड़की, चलो अंदर। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो फौरन ही सोनम ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे देखते हुए बोली, दूल्हे जीजू, छोड़िए मेरी बहन को, हम खाना खा रहे थे, आप भी खा लीजिए। वो इतनी मासूमियत से बोली कि कुछ पल के लिए मुझे शक हुआ कि कहीं ये लड़की पागल नहीं है। मैं चुप हो गया, भला मैं उसे क्या जवाब देता। मैंने तन्वी को देखा और उसे अंदर आने का इशारा करके कमरे के अंदर चला गया।
मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार था। क्या मुझे ये करना चाहिए था? क्या ये मेरे ऊपर जुल्म होगा? वो लड़की बहुत मासूम है, यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मैं बेहद मजबूर था। मैं तन्वी के साथ इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत असर पड़ रहा था। मुझे मालूम था कि अभी तो माँ सोनम को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरेगा उनकी नज़रों में भी वो खटकने लगेगी। और यही वजह थी कि मैं जल्द से जल्द उसे किसी और जगह भेजना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही तन्वी कमरे के अंदर आ गई और मुझसे काफी नाराज नजर आ रही थी। मैंने उसे देखकर सीधे शब्दों में कहा, ख्याल रखना, तुम अपने मायके में नहीं, अब ससुराल में हो। ये कहकर मैं वापस आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। तन्वी शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। मैं भी उठ गया और तुरंत कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चला गया। मैं बाहर आया तो तन्वी तुरंत ही आईने के सामने से उठकर जूते पहनने जाने लगी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा था, ताकि तुम्हें परेशानी न हो। जब तुम्हें परिवार की औरतें बातें सुनाएंगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम हर हाल में सुरक्षित रहो। मेरी बात सुनकर तन्वी ने नरम अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ सब बातों का, मुझे इल्म है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत करीब है और बहुत प्यार करती है। जिस तरह मैं आपके परिवार के लिए नई हूँ, उसी तरह उसके लिए भी ये परिवार बहुत नया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा समझौता कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगी। उसने ये बात नम आंखों से कही, जबकि मैं चुप हो गया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने आप को संवारने लगा। मैं और अधिक उलझता जा रहा था। दिल एक अजीब सी दुविधा में था। मुझे बार बार यही सब बातें सताने लगी थी कि जब मैं वो हरकत करूंगा तो तन्वी को कैसे संभालूंगा। ये बात तो तय थी कि मैं तन्वी को कुछ नहीं बताने वाला था, लेकिन डर इस बात का था कि जब मैं वो काम कर जाऊंगा तो तन्वी को कैसे संभालूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरी शादी को 1 हफ्ते का समय बीत गया था। मैंने धीरे धीरे तन्वी की बहन सोनम के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था। उससे बातें करने लगा था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी बहन से ही बात किया करती थी, उससे ही फरमाइश करती थी, उसके पास ही जुड़कर बैठती थी, जबकि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मेरी नज़र में तन्वी सिर्फ मेरी थी, लेकिन उसकी बहन का उसके करीब आना, उससे बातें करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी माँ ने भी 2 बार मुझसे शिकायत की थी कि ये अच्छी आदत नहीं है, हर वक्त तुम्हारी बीवी अपनी बहन के आसपास घूमती रहती है। हालांकि वो अपने ससुराल आई है, उसे चाहिए कि हम सबकी सेवा करे, हमारे आगे पीछे घूमे, लेकिन उसकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है। मैंने तन्वी को धीरे से समझाया भी था, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, और इन्हीं सब वजहों से मेरे इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। आज रविवार का दिन था। सामान्य तौर पर मेरी छुट्टी थी। मैं लिविंग रूम में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जब अचानक सोनम न जाने कहां से मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, जीजू, क्या कर रहे हैं आप? मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर अचंभित रह गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए दिल में ऐसा ख्याल आया कि काश मेरी बीवी तन्वी की जगह सोनम होती। मगर मैंने तुरंत अपना सिर झटक दिया और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ पार्क चलोगी? न जाने मेरे दिमाग में अचानक से क्या ख्याल आया कि मैंने ये पूछ लिया। हालांकि अभी मेरा वो सब करने का इरादा नहीं था, लेकिन आज मौका अच्छा था। मेरी बीवी काम में व्यस्त थी, जबकि सोनम भी आज बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाने का सोचा। माँ और पिताजी भी काम से गए हुए थे और यही एक वो वक्त था जब मैं अपनी मंशा को पूरा कर सकता था। मेरी साली ने तुरंत सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे तन्वी दीदी ने बताया था कि आप जो बोलेंगे मुझे करना होगा। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं तन्वी दीदी को बताकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वो बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बोलकर अपनी जगह से खड़ी हुई और मैंने तुरंत डर कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे हैरानी से देखा, जबकि मैं उसे अपने बराबर में बिठाते हुए अपनी बातों में उलझाने लगा। तुम तन्वी दीदी को बताओगी तो वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगी। कल रात ही वो मुझे बोल रही थी कि सोनम अब कहीं नहीं जाएगी, वो घर में रहेगी। बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा खेलती है, फिर गिरकर चोट लगा लेती है। इसीलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी दीदी को आकर बता देंगे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर सोचने लगी। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था कि कहीं तन्वी बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर तन्वी बाहर आ गई तो बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती थीं। कुछ पल बाद वो दोबारा बोली, मगर दीदी मारेंगी। उस दिन भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, जब मैं आपके छोटे भाई के साथ मॉल चली गई थी।
वो और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे नहीं, मारेंगी क्यों? क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई के साथ गई थी, आज तो तुम अपने जीजू के साथ जा रही हो। तन्वी मुझ पर यकीन करती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो ना, हम चलते हैं। अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं फिर अकेला जा रहा हूं। मैं तुरंत ये बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया था कि वो न हाँ बोल पा रही थी और न ही मना कर पा रही थी। उसने कुछ सोचकर सिर हाँ में हिलाया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने मन ही मन शुक्रिया अदा किया कि उसने दोबारा तन्वी से इजाज़त मांगने की जिद नहीं की, क्योंकि अगर वो तन्वी से इजाज़त मांगने की जिद कर लेती तो मेरे लिए बहुत समस्या खड़ी हो सकती थी। मैं उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने तुरंत फ़ोन निकालकर अपने एक दोस्त को मैसेज कर दिया, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा था वहां सूचना देना जरूरी था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए दिल में ख्याल आया कि रहने देता हूँ, फिजूल में तन्वी परेशान हो जाएगी, इस बच्ची की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जिंदगी और ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकती थी। माँ का दबाव, सबके ताने, मेरी जिंदगी में इस लड़की का बार बार दखल, और फिलहाल मुझे पैसों की भी जरूरत थी, और यही आखिरी बात थी जिसने मुझे किसी भी हालात से टकराने के लिए तैयार कर दिया। मैं सोनम को लेकर शहर की तरफ जा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक ही तन्वी का फोन आने लगा। मेरे हाथ पांव और ज्यादा सुन्न हो गए। मैंने सोनम की तरफ देखा तो वो बाहर गाड़ियों को देखने में व्यस्त थी। मैंने फोन उठाकर कान पर लगा लिया। वो तुरंत ही बोली, आप कहाँ पर हैं? आज तो हम दोनों ने शॉपिंग के लिए जाना था। सोनम के कपड़े भी खत्म हो गए हैं, 2-4 सूट उसके भी लूंगी, अब जल्दी से आ जाएं। मैं तुरंत बोला, हाँ, मैं आ रहा हूँ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तुम परेशान न हो, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ये कहकर वो फोन रख चुकी थी। मैंने एक और नज़र सोनम पर डाली और गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया। एक लंबा सफर तय करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से सभ्य लोग गुजरना भी अपनी बेइज्जती समझते हैं। बहुत ही भीड़-भाड़ वाली जगह थी। मैंने गाड़ी को पहले ही पार्क कर दिया और सोनम को उतरने का इशारा किया। सोनम मुझे देखते हुए तुरंत बोली, जीजू, हम कहाँ आ गए हैं? हम तो पार्क जाने वाले थे। वो और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे बुद्धू, ये पार्क है, आगे जाकर यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मैं गाड़ी यहाँ से नहीं निकाल सकता, तुम उतरो। मैं उसे बहलाते हुए उतर गया और उसका हाथ थामकर सामने की तरफ बढ़ने लगा। वो बड़ी सी हवेली मेरी मंजिल थी। वहां खड़ी हुई नाचने वाली लड़कियां और देह व्यापार में लिप्त महिलाएं मेरी राह तक रही थीं। मेरा दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था, कदम भारी हो गए थे। आज मैं अपनी 17 साल की साली को यहाँ कोठे पर बेचने आया था। इसके बदले मुझे एक मोटी रकम मिल सकती थी। ये लड़की हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जा सकती थी, और यही कुछ बातें थीं जो मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर गई थीं। मैं हवेली के करीब आया तो एक महिला मुझे देखते हुए बोली, क्या चाहिए? मैंने सिर को हल्का झुकाकर इशारा किया। वो मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके अंदर की तरफ बढ़ गई। सोनम ने मेरा हाथ बहुत जोर से थाम रखा था। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही एक मैनेजर बैठा हुआ था जो ढोल बजा रहा था। उसके बिल्कुल सामने 4 लड़कियां पैरों में घुंघरू पहनकर ढोल की ताल पर नाच रही थीं। दूसरी तरफ कुछ औरतें बैठी हुई थीं जो जोर जोर से हंसकर गा रही थीं। सामने ही कोठे की मालकिन ताराबाई बैठी हुई थी। एक पल के लिए मेरे दिल को बुरा लगा कि सोनम के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह का काम होता था उस बात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास गया तो वो औरत तुरंत ही उठकर बैठ गई और सोनम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, लड़की तो बड़ी कमाल है, उम्र क्या है इसकी? मैं तुरंत बोला, 17 की है। मेरी बात सुनकर ताराबाई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो खुश होते हुए बोली, यानी जवान है इसके। मैं तुझे सिर्फ 2 लाख दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर इसने मुझे कमाकर दिया और मेरे काम आई तो तुझे पैसे और दूंगी, अगर नहीं तो फिर तू कौन और मैं कौन। 2 लाख भी मेरे लिए बहुत थे। मैंने सोनम को उनके पास बैठने के लिए कहा, जबकि ताराबाई ने तुरंत अपनी एक सहायिका को पैसे लाने को कहा। वो मेरी आंखों के सामने सोनम के सिर पर हाथ फेरने लगी तो सोनम तुरंत पीछे हटकर डर गई और मेरी तरफ आने लगी, मगर ताराबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बच्ची, हमसे दूर जाएगी तो बहुत बुरा होगा, चुपचाप बैठ। उनका अंदाज सोनम को बुरी तरह डरा गया था और वो मुझे देखते हुए डरे सहमे अंदाज में बोली, जीजू, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे दीदी के पास घर वापस जाना है। ये कहकर वो तुरंत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आने लगी, मगर ताराबाई ने उसके बालों को जोर से खींचकर वहीं बैठा दिया और उसे अजीब अंदाज में देखते हुए बोली, नहीं नहीं बच्ची, सोचना भी मत,
तुम यहीं रहोगी। मुझसे दूर जाकर सिर्फ बदनामी ही हासिल होगी। और तू बता अभिषेक, ये क्या दिमागी तौर पर पागल है? वो किसी शक के तहत बोली, क्योंकि जिस अंदाज में सोनम बोल रही थी वो किसी को भी बता सकता था कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं ताराबाई की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था, मगर सच बताना था, इसलिए मैंने धीरे धीरे उन्हें सच बताना शुरू कर दिया कि सोनम मेरी साली है और मैं उसे इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर ताराबाई फौरन बोली, हम ऐसी लड़कियों को लेते नहीं हैं, मगर ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम तुम्हें इसका पूरा पैसा नहीं दे सकते। मैं फौरन बोला, भला ये क्या बात हुई? इसके दिमागी हालत के ठीक न होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर ताराबाई बोली, बहुत फर्क पड़ता है। वो सिर्फ नाच सकती है, ग्राहक का दिल बहला सकती है, लेकिन प्यार भरी बातें नहीं कर सकती। इसीलिए तुम्हें हम 2 लाख नहीं बस 1 लाख देंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर उन्होंने अपने मुंह में पान रख लिया, जिसका मतलब था कि वे आगे बात नहीं करेंगी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा इन बातों के बारे में सोचता रहा। 1 लाख बहुत कम थे, मगर सोनम से पीछा छूट रहा था। मेरी जिंदगी आसान हो जाती, वरना आगे बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती थीं। मैंने कुछ सोचकर सिर हिला दिया। उन्होंने फौरन मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया और मेरे हाथ में रुपए थमाकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने एक नज़र सोनम पर डाली। न जाने क्यों मुझे एकदम तन्वी का ख्याल आया कि वो सोनम के बिना कैसे रहेगी और सोनम यहाँ पर किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेगी। मेरा दिल मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं सोनम को यहाँ छोड़ जाऊं। मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुझे ये कदम उठाना ही था। मैंने सिर झटक दिया और हवेली से निकलता चला गया। पीछे से मुझे सोनम के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मुझे पुकार रही थी और मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताराबाई ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। मैं एक लंबी दूरी तय करके घर वापस आ गया। मेरे चेहरे पर खामोशी का नकाब था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बहुत परेशानी से दरवाजे के पास ही टहल रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ वो मेरी बांह पकड़कर बोली, सोनम कहीं नहीं मिल रही। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटे को भी मैंने बहुत दूर तक भेजा है, लेकिन वो कहीं नहीं है। क्या वो आपके साथ है? मैंने आपको भी इतनी बार कॉल की, लेकिन आपका मोबाइल भी बंद जा रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मेरे दिल को कुछ दर्द हुआ, मगर मैंने फौरन अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ क्यों होगी? मैं तो अपने दोस्त के पास गया था। तुमसे मेरी बात हुई थी ना? कहाँ गई होगी सोनम? यही कहीं होगी। तुमने ऊपर देखा? मैंने उसे अपने पास लगाते हुए कहा, तो वो फौरन मुझसे दूर हुई, मेरे चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोली, नहीं, सोनम कहीं नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, सिर्फ आपसे उम्मीद थी, लेकिन आप भी मना कर रही हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? वो ये कहते ही नीचे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मम्मी पापा और भाई सब सोनम को ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी आकर यही कहा कि सोनम का कोई पता नहीं चल रहा। हमने करीबी घरों में भी सोनम को ढूंढा है, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरी बीवी फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, अभिषेक, फौरन आप पुलिस को सूचना करें, वो मेरी बहन को ढूंढ कर लाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोनम चाहिए। उसका दीवानापन देखकर मुझे अब थोड़ा सख्त बनना पड़ा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता था। मैंने तन्वी को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी। तुम्हारी बहन दिमागी तौर पर पागल थी, हो सकता है कहीं इधर उधर निकल गई हो, शाम तक वापस लौट आए। और अगर नहीं भी आई तो समझ जाओ कि वो भाग चुकी है, वो नहीं आएगी अब वापस। तुम दिमागी तौर पर क्या पागल हो चुकी हो? पुलिस को सूचना देकर मुझे अपने परिवार की बदनामी नहीं करनी है। मैं एकदम गुस्से से बोला, तो तन्वी बुरी तरह सहम कर मुझे देखने लगी थी। पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और नरम अंदाज में बोले थे, हमें एक बार पुलिस में सूचना कर देनी चाहिए, इसमें परिवार की बदनामी नहीं है। हो सकता है कि इस बच्ची का कुछ पता चल जाए। पिताजी कुछ और कहते, उससे पहले ही मैंने उनकी बात काटते हुए बोला था, पिताजी, परिवार की बदनामी नहीं होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों में ये बात फैल जाएगी और उसके बाद मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। ये बात सब कहेंगे कि मेरी साली भाग गई है, कोई ये नहीं कहेगा कि वो बच्ची गुम हो गई है। भगवान के लिए और कौन सा तुम्हारी बहन सही थी? उसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं था, बाद में तुम्हें ही परेशानियां होनी थीं। अच्छा है, कहीं चली गई है तो बेहतर है। अब बस प्रार्थना करो कि जहां भी हो वो सुरक्षित हो, बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है।
मैं ये बोलकर अपने कमरे के अंदर चला गया था। मुझे ऐसे लहजे में बोलना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल नरम होकर अपनी बीवी से बात करता रहता तो वो मुझ पर यही दबाव डालती कि मैं पुलिस में सूचना करूं, और अगर पुलिस में सूचना होती और उन्हें कुछ भी पता चल जाता तो मैं बुरी तरह से फंस सकता था। ये एक तरह का अपहरण का केस था और मुझ पर बहुत बुरा आरोप लगता और मैं बहुत लंबे समय के लिए जेल में चला जाता। अपने कमरे में आकर मैं काफी बेचैन हो गया था। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि मैं किस तरह से सब चीजें संभाल पाऊंगा। मैंने ये सब सोचा था कि सोनम का न मिलना सबको ही परेशान करेगा, मेरी बीवी पागल सी हो जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इन सब चीजों पर काबू कैसे पाना है। फिलहाल तो मैंने अपना गुस्सा दिखाकर अपनी बीवी को चुप कर दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी हद से ज्यादा थी। वो रात भर नहीं सोई थी, कभी बाहर जाती, कभी कमरे के अंदर टहलती, तो कभी लिविंग रूम में चली जाती। मुझे एक पल के लिए दुख भी हुआ था, क्योंकि मैं तन्वी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पैसों के लिए मुझे ये सब करना बेहद जरूरी था। यानी फौरन ही अगले दिन उठकर पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। मैं किसी की भी नजरों में अपना 1 रुपया भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। मेरी बीवी सुबह से बहुत रो रही थी, उसे बुखार चढ़ चुका था। मेरी माँ बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि मैं पुलिस में शिकायत कर दूं, यही बेहतर होगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर राजी नहीं था, क्योंकि मुझे यही डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मामला बढ़ सकता है, और मैं मामले को बढ़ाना चाहता ही नहीं था। अगली सुबह जब मैं बैंक से वापस आया तो तन्वी के ताऊ भी लिविंग रूम में बैठे हुए उसे तसल्ली दे रहे थे। मुझे देखते ही वे अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि मैंने अपने चेहरे के भाव बदल लिए थे। वे मेरे करीब आए थे और मुझे गले से लगा लिया था। कदाचित उनकी नज़र में मैं बहुत इज्जत वाला था। वो मुझे देखते हुए बहुत ही नरम अंदाज में बोले थे, मैं आपकी बात और आपके पिताजी की बात को समझ रहा हूँ। इज्जत का मामला तो है, लेकिन हमारे घर की बच्ची का मामला है। अगर आप पुलिस शिकायत नहीं करना चाहते तो मैं कर देता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं फौरन ही अपने ताऊ पर काबू पाकर बोला था, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाए? अगर ऐसी बात है तो आप जाकर शिकायत कर दें। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ आपकी एक शिकायत से। और कुछ नहीं होगा, न सोनम मिल पाएगी और न ही कुछ और होगा, सिर्फ मेरी बदनामी होगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। आप नहीं जानते मेरी किस नाजुक मोड़ की नौकरी है। हमारी नौकरी के अंदर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि परिवार कैसा है, वहां पर क्या सिस्टम है। मेरी बात सुनकर ताऊ चुप हो गए थे। वो इन तमाम मामलों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने तन्वी को भी समझाया था कि बेहतर ही है, अगर सोनम चली गई है तो इसमें भी भगवान की मर्जी समझो। बस प्रार्थना करो कि वो जहां भी है सुरक्षित हो, उसके साथ कुछ गलत न हो सकता है कुछ दिनों में वो खुद ही वापस आ जाए। मेरी बीवी किसी भी तरह से कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, उसका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा बड़ा फैसला लेना था। इसके बाद ही कुछ हो सकता था। मैंने अपनी बीवी को देखते हुए सख्त अंदाज में बोला था, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो देखो, तुम अपने ताऊ के साथ उनके घर चली जाओ और हमेशा वहीं रहना। फिर मेरा न तुमसे कोई वास्ता होगा और न ही मेरी कोई बदनामी होगी, और अगर अब तुमने फिर इस सिलसिले में बात की तो मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ी बात कह चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि इस बात के बाद मेरी बीवी और कोई दूसरी बात नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 15 दिन बाद मुझे अचानक एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने नंबर देखा तो वो अनजान था। मैं अब बहुत ज्यादा सतर्क रहता था। मैंने कोई छोटा काम नहीं किया था, बल्कि एक लड़की को बेचा था। भले ही मेरी बीवी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अब मस्त था, क्योंकि मेरी बीवी की नज़र सिर्फ अब मुझ पर रहती थी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से ताराबाई खिलखिलाकर बोली थी, अरे लड़के, तूने तो हमें सोने की चिड़िया दे दी है। उसने तो मेरा धंधा चमका दिया है। मैंने तय किया है कि तुझे पूरे 10 लाख दूंगी। चल तू मेरे कोठे आ, मैं तुझे दे देती हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि मैं हैरत के समंदर में गोते लगा रहा था कि मुझे इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। मैं तो फूले नहीं समा रहा था। मैंने फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैं जानता था कि काम इस तरह के ही होते हैं। जब लड़की पैसा कमाकर देने लगती है तो ये कोठे वाले पैसे और अधिक देते हैं। इसीलिए मैं जल्द ही अपने सभी काम छोड़कर शहर की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो दरवाजे पर वही महिला खड़ी हुई थी जो पहले दिन मुझे अंदर लेकर गई थी। वो मुझे देखते ही बोली, अरे आ गए बाबू, तुम चलो आओ अंदर,
तुम्हारी ताराबाई बड़े जोर से इंतजार कर रही है। उसके अंदाज में अजीब सी मक्कारी थी। दिल ने कहा कि मैं अंदर न जाऊं। ना जाने क्यों मेरी छठी इंद्री मुझे संकेत दे रही थी कि कुछ गलत है, मगर मैं फिलहाल पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने सारी चीजों को भूलकर उसके पीछे चल पड़ा था। अभी मैं 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि सामने का मंजर देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी ताराबाई के बराबर में ही बैठी हुई थी और अपनी बहन को सीने से लगा रही थी। मैं कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही मेरी बीवी अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मुझे समझने का मौका दिए बिना उसने घूमते हुए जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया था। थप्पड़ की आवाज पूरे कोठे में गूंज उठी थी। वो मेरा कॉलर पकड़ते हुए बोली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये घिनौना खेल खेलने की? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। बेशर्म इंसान, भगवान तुम्हें बर्बाद करे। ये बोलते हुए उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। मैं अभी नीचे जमीन पर गिरता इससे पहले ही मुझे 2 पुलिसकर्मियों ने थाम लिया था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। दरअसल मेरी बीवी ने अच्छी तरह मुझ पर नजर रखी थी और मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ था कि मेरे मोबाइल में मौजूद फोन कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। और उसने वही सुनी थी जब मैंने अपने एक दोस्त से इस सिलसिले में बात की थी, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरी बीवी यहां पहुंच गई थी। उसने ताराबाई से बहुत मिन्नतें की थी और उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी कि उसे उसकी बहन दे दी जाए। उसने बदले में पूरे 10 लाख रुपए दिए थे और ताराबाई ने उसका साथ देते हुए मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। मैं अपहरण के केस में अब जेल के अंदर हूं। मेरा दिल बहुत रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे हाथ से बीवी भी चली गई है और इज्जत और मकाम भी चला गया है। मेरे माँ बाप भी मुझ पर बहुत थू-थू करते हैं कि तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शर्म न आई किसी की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? जबकि आज मैं भी पछतावे की गहराइयों में हूं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने इस लड़की को पागल समझकर उसकी जिंदगी के साथ खेला था और आज जिंदगी ने मेरे साथ ही ऐसा खेल खेला है कि मैं अब कैद होकर रह गया हूं। जीवन ने सबक सिखाया, लालच हमेशा कड़वा होता है। अब बस पछतावा है, साथ ही एक गलत फैसला जिंदगी भर सताता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।